हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। और जैसे कि आपको पता है काफ़ी सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, अनुपात समान अनुपात। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले छोटे छोटी जो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जहाँ जहाँ से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और फिर जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और रेशियो का जो यूज़ है वो आपका टाइम एंड डिस्टेंस में भी किया जाता है, टाइम एंड वर्क में भी किया जाता है। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक के जो टॉपिक होते हैं वो इंटर कनेक्टेड होते हैं या इंटर रिलेटेड होते हैं, उसका यूज़ उसमें भी किया जाता है। जैसे मैंने आपको एलिगेशन का यूज़ बताया था, एलिगेशन पूरे अर्थमेटिक में आपका जाके लगता है। उसी तरीके से जो रेशियो होता है, ये रेशियो भी आपका पूरी अर्थमेटिक में जाके लग जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए सबसे पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इससे पहले काफी टॉपिक हो चुके हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन। आज नया टॉपिक है, तो अगर आप ये क्लास कर रहे हो तो आप पीछे की क्लास जाके जरूर करना, और हर एक टॉपिक की पहली क्लास जरूर करना, क्योंकि उसमें आपका जो उससे रिलेटेड बेसिक चीजें होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर उसी पे बेस आप क्वेश्चन करते हो, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन करते हो, इसलिए पहली क्लास को आपको हमेशा करना है। ठीक है, चलिए, तो बेसिक चीजें जान लेते हैं रेशियो प्रपोर्शन के बारे में। जो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात समान अनुपात। ठीक है, देखिए, रेशियो रेशियो एंड प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब होता है समान अनुपात में। ठीक है, तो इस पे कैसे कैसे आपके बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, रेशियो के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। सपोज करो आपके सामने लिखा हुआ है ए अपॉन आपका बी। ठीक है, अगर मैं आपके सामने लिख देता हूँ ए अपॉन आपका बी, तो ये बेसिकली आपका किसके बराबर होता है, ए रेशियो आपका बी के बराबर ही होता है। अगर इस तरीके से वैल्यू आपकी डिवाइड में लिखी गई है तो ये बेसिकली आपका रेशियो ही है। ए रेशियो बी को मैं ए अपॉन बी भी लिख सकता हूँ, और ए अपॉन बी को मैं ए रेशियो बी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बात आपको जो हमेशा याद रखनी है कि अगर कोई वैल्यू आपको रेशियो में दे रखी है, ए अपॉन ए रेशियो आपको बी दे रखी है। ठीक है, अगर आप किसी कॉमन वैल्यू से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मान लो आपने इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भी आपने x को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई अनुपात आपको दे रखा है तो आप किसी बराबर वैल्यू से दोनों को गुना कर देते हो तो इनके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये रेशियो आपका 3 है और ये रेशियो आपका क्या है, 4 है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पूरे रेशियो को दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बन गया आपका, 5 दिए 15 और पांचों का आपका 20 आ गया। ठीक है, तो नई वैल्यू आ गई। बट जब मैं इसको ध्यान से देखूंगा, अगर मैं इसको फिर से 5 से काटता हूं तो कितना आ जाएगा आपका, 5 दिए 15, पांचों का आपका 20। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जब भी रेशियो को किसी सेम वैल्यू से दोनों तरफ दोनों रेशियो में गुना किया जाता है तो उसके रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरीके से अगर रेशियो आपको दे रखी है, जैसे ए और आपका क्या है, बी है, अगर किसी कॉमन नंबर से मान लो y है और ये भी आपका क्या है, y है, अगर दोनों संख्याओं को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है तो भी उनके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ गुना और भाग करने से रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता लगा आप उसमें जमा घटा करने लग गए तो फर्क आपका आ जाएगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन की ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, सपोज करो अगर मैं यहां से बोलूं, ठीक है, कि मान लो आपको दे रखा है ए अपॉन में बी बराबर आपका क्या है, सी अपॉन में आपका डी है, और बराबर में अगर आपका ई अपॉन में क्या है, आपका एफ है। ठीक है, तो इन सब का रेशियो बेसिकली क्या है, आपस में बराबर है। इन सब का रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। तो आप याद रखना, अगर आप इनको जोड़ के भी लिख दोगे ना, ए प्लस आपका सी और प्लस आपका ई, और नीचे में बी प्लस आपका डी और प्लस आपका एफ। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो इनका रेशियो होता है वही हमेशा आपका इनका भी रेशियो होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, इसके अलावा जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके। ठीक है, सपोज करो आपको दे रखा है ए अपॉन बी बराबर आपको दे रखा है सी अपॉन में आपका डी, इन सब का रेशियो अगर आपस में बराबर है, ये अपॉन में आपका जो एफ है, तो इनका जो रेशियो ए माइनस सी का जो रेशियो आपका बी माइनस डी के साथ होगा, और सी माइनस ई का जो रेशियो है वो आपका डी और माइनस एफ के साथ होगा। वही रेशियो आपका ए
और माइनस आपका ई और अपॉन में आपका बी माइनस आपका एफ, इनका भी रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जो रेशियो इन तीनों का होगा, यहाँ से इस तरीके से करने से इनका भी रेशियो आपका यही आएगा। तो ये भी चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। इसी तरीके से इसमें आप एक वैल्यू और लिख लेना, इसी में a प्लस आपका c माइनस ई करने से जो रेशो b प्लस डी और माइनस एफ करने से जो भी रेशियो आएगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर इनका रेशियो बराबर है तो इनका रेशियो इन तीनों ऊपर वालों को जोड़ के तीनों नीचे वालों को जोड़ेंगे तो वही रेशियो आएगा जो इनका है। दो को जोड़ के तीसरे को घटाया है, पहले दो को जोड़ के तीसरे को घटाया है, तो भी आपका रेशियो वही आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी गई है कि a अपॉन बी बराबर आपका क्या है, c अपॉन आपका d है, ठीक है। तो यहाँ से एक रूल बनता है, कि आता है फॉर्मूला जिसको बोला जाता है C&D, कंपेंडो एंड डिविडेंडो। तो वो रूल आपका यहाँ से निकलता है। इस केस में अगर ऐसा होता है तो a प्लस में b और a माइनस बी का जो आपका रेशियो होता है वही आपका c प्लस आपका d और अपॉन c माइनस आपका d, ये रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। रेशियो प्रपोर्शन में तो होता ही होता है, अलजेब्रा के और कुछ क्वेश्चन आपके सर्ड्स इंडिसेस में चले जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन में वहां भी ये रूल लगता है। और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें C&D, कंपेंडो डिविडेंडो रूल आपको लगाना होता है। तो ये बहुत काम की चीज है, कई जगह पे जाके इसका यूज किया जाता है। एडवांस मैथ में भी इसका यूज होता है और अर्थमेटिक में भी इसका आपका यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या क्या पॉइंट आपका आता है, सबसे पहला आता है कंपाउंड रेशियो, आपसे पूछा जाएगा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होगा ये आपसे पूछा जाएगा। मान लो कि आपको वैल्यू दे रखी है, ए रेशियो आपको बी दे रखा है, ठीक है। आपको सी और आपको डी का रेशियो दे रखा है, आपको ई और रेशियो आपको एफ दे रखा है, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई ये पूछ ले कि कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो बेसिकली कंपाउंड रेशियो क्या होता है, पहली तीनों टर्म को आपस में गुना कर लो, a इंटू सी और इंटू आपका ई का रेशियो वही होगा कंपाउंड रेशियो में जो b इंटू आपका d और इंटू क्या होगा आपका f होगा, ठीक है। पहली तीनों को और आखिरी तीनों को गुना करने से जो रेशियो आएगा वो आपका क्या बनेगा, बेसिकली कंपाउंड रेशियो बनेगा। तो इसको बोला जाता है कंपाउंड रेशियो, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है आपका डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है आपका डुप्लीकेट रेशियो, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसी में आ जाता है आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका ट्रिपलेट रेशियो, ट्रिपलेट रेशियो। और इसी में बन जाता है आपका सब ट्रिपलेट रेशियो, सब ट्रिपलेट रेशियो ये आपका बन जाता है। क्या क्या होता है एक बार उसको देख लेते हैं। डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है कि अगर आपको दे रखा है ए रेशियो आपका बी, ठीक है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो होता है ए का स्क्वायर और आपके बी के स्क्वायर का जो रेशियो है वो आपका क्या बन जाता है, डुप्लीकेट रेशियो आपका बन जाता है। अगर मैं सब डुप्लीकेट की बात कर रहा हूं तो अगर आपको ए रेशियो बी दे रखा है तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो होता है, उसका आप अंडर रूट कर दो तो ये इसका सब डुप्लीकेट रेशियो आता है। ट्रिपलेट रेशियो क्या होता है कि अगर ए और बी है इसका क्यूब कर दो। ट्रिपलेट रेशियो आपका ए है और आपका बी है, एक सेकेंड इसको ऐसे लिखो। मान लो कि ए और बी आपको दे रखा है तो उसका ट्रिपलेट रेशियो क्या होता है, ए की क्यूब और रेशियो आपका बी की क्यूब होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको ए और आपका बी दे रखा है तो सब ट्रिपलेट क्या होता है आपका, इनका क्यूब रूट कर दो आप, ठीक है। क्या कर दो, इनका क्यूब रूट, तो ये होता है आपका सब ट्रिपलेट रेशियो। तो ये आपको पता होना चाहिए कंपाउंड रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद बारी आती है, ये तो सब सारा आपका रेशियो में चल रहा है। उसके बाद बारी आती है प्रपोर्शन की, समान अनुपात, ठीक है। इसकी बारी आती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं और इससे ज्यादा आजकल नंबर सिस्टम में इससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रपोर्शन, इसको हिंदी में बोला जाता है समान अनुपात। इसका मतलब क्या होता है कि अनुपात समान है, ठीक है। क्या है, अनुपात समान है। तो मान लो कि आपको दे रखा है ए और रेशियो आपका बी,
तो ये यहाँ पर ये वाला साइन आपको मिलेगा और ये इसको लिखेंगे सी आपका डी। इसका क्या मतलब होता है, ए रेशो बी और फिर आपका होता है प्रपोर्शन सी रेशो आपका डी। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि पहली और दूसरी टर्म का जो रेशो है वही रेशो आपका तीसरी और चौथी का है, इसको बोला जाता है आपका प्रपोर्शन। तो ए अपॉन में जो बी होता है वो बेसिकली आपका सी अपॉन में क्या होता है, डी होता है। अब देखो इसको अगर मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ए इंटू में जो आपका डी होता है वही आपका बी इंटू में सी बी होता है। तो इसका मतलब ए डी और आपका क्या होता है बी सी। मतलब पहली और चौथी का जो प्रोडक्ट होता है, उनका जो गुना होता है पहली चौथी का, और दूसरी और तीसरी का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको बोला जाता है आपका प्रपोर्शन। ठीक है, इसमें भी फिर आपसे और क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या पूछ सकता है जिसपे आपसे आजकल ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें पूछेगा आपसे फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होता है, फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होता है ये आपसे पूछ सकता है। इसमें क्या होता है फर्स्ट प्रपोर्शन में, पहले जो पहले वाली टर्म होती है वो आपकी मिसिंग होती है, जैसे x अपॉन में a और यहाँ पर आपका दे रखा होता है b रेशो आपका c। ठीक है, ये टर्म आपको बेसिकली निकालनी होती है, तो ये हो जाता है आपका x अपॉन a बराबर में वही आपका b अपॉन c हो जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ तो a इंटू आपका b और नीचे क्या आ जाएगा आपका c आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका फर्स्ट प्रपोर्शन। तो कभी भी आपको ये बोला जाता है क्वेश्चन में कि फर्स्ट प्रपोर्शन बताइए क्या होगा। ठीक है, तो वहां पर आपको तीन संख्या यदि मिलेंगी और बोलेगा इसका फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा, तो पहली दो संख्या को गुना करके तीसरी संख्या से भाग कर देना, फर्स्ट प्रपोर्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रपोर्शन। उसके बाद आता है सेकंड प्रपोर्शन, जिसको सेकंड को ही क्या बोला जाता है, मीन प्रपोर्शन। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन में क्या होता है कि यहाँ से ए रेशो और ये आपका क्या हो जाएगा x, यहाँ पर सेकंड टर्म आपकी ए एक्स और आपका x और आपका क्या है b। इस तरीके से आपको रेशो दिया मिलेगा। इसमें ये वाली और ये वाली टर्म है, बीच वाली आपकी नहीं है। तो इसको अगर मैं निकालना चाहता हूं तो क्या होगा आपका a अपॉन आपका x बराबर होगा आपका x अपॉन आपका b। तो ये बन जाता है आपका x का स्क्वायर और बराबर आपका ए बी आ जाता है, और x की वैल्यू क्या होती है आपकी अंडर रूट ए बी होती है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको दो संख्याएं दे रखी हैं और आपसे ये बोला जाता है कि इसका मीन प्रपोर्शन क्या होगा, तो उन दोनों संख्याओं को गुना करके उनका अंडर रूट कर देना, तो वहां से आपका क्या निकल आएगा, सेकंड प्रपोर्शन या फिर आपका मीन प्रपोर्शन। कुछ भी बोल दे, सेकंड बोल दे, मीन बोल दे, बात एक ही है। तो क्या आंसर होगा आपका, उन दोनों का गुना करके अंडर रूट कर देना, तो वो आपका क्या आ जाएगा, मीन प्रपोर्शन या सेकंड प्रपोर्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है, आपसे पूछेगा थर्ड प्रपोर्शन। क्या पूछेगा, थर्ड प्रपोर्शन और आपका फोर्थ प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन और फिर आपसे पूछेगा फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है भाई, फिर आपसे ये पूछेगा फर्स्ट थर्ड प्रपोर्शन और ये आपका ये प्रपोर्शन आपसे पूछेगा। तो थर्ड प्रपोर्शन में क्या होगा, यहां से मीन हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, ये आपका बी हो गया। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या होगा आपका ए रेशो आपका बी और यहाँ से आपका बी और रेशो आपका क्या होगा, एक्स होगा। तो इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, ए अपॉन में बी बराबर होगा आपका बी अपॉन में आपका एक्स। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बी का स्क्वायर और अपॉन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालना हो तो आपको दो संख्या यदि मिलेंगी तो दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से क्या कर देना, भाग कर देना, आपका थर्ड प्रपोर्शन आ जाएगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो आपको ये दे दिया कि दो संख्याएं आपको देगा कि आपके पास दो संख्याएं हैं, एक आपका 8 है, ठीक है, और एक आपके पास क्या है, 4 है। तो आपसे बोलेगा कि इसका मेन प्रपोर्शन बताओ, सॉरी थर्ड प्रपोर्शन बताओ। तो थर्ड प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए ए हो जाएगा और ये मेरे लिए बी हो जाएगा। तो थर्ड प्रपोर्शन कितना होगा मेरे लिए, यहाँ से सेकंड का स्क्वायर करेंगे, 4 गुना आपका 4 और पहले वाली से डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी आपका 4। तो इसका मतलब थर्ड प्रपोर्शन इसका क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना होगा। ठीक है, तो थर्ड प्रपोर्शन के केस में यहाँ पर आपको जो ये वाली वैल्यू है, इसमें दो ही वैल्यू आपको देगा। ठीक है, और एक जो लास्ट वाली है वो आपकी क्या होगी, मिसिंग होगी। इसके बाद आती है फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन में आपको तीन वैल्यूज देगा, ए रेशो आपका बी
और यहाँ से आपका C, और अब की बार जैसे फर्स्ट प्रपोर्शन में पहले वाली गायब थी, फोर्थ प्रपोर्शन में आपकी लास्ट वाली क्या है, आपको गायब मिलेगी। तो इसको भी करने का वही तरीका होता है, क्योंकि प्रपोर्शन में है तो A/B का जो रेशो होगा वही आपका C/x का रेशो होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, B इंटू आपका C और अपॉन आपका क्या आ जाएगा, A। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि सेकंड और थर्ड को आप मल्टीप्लाई कर दो और इससे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से आपको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहली जो फर्स्ट प्रपोर्शन था उसमें क्या था, फर्स्ट प्रपोर्शन में हमें करना था पहले और दूसरे को गुना तीसरे से डिवाइड करना था। ये बहुत जरूरी पॉइंट है भाई। ठीक है, मीन प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं सभी एग्जाम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, मीन है दूसरी वैल्यू का, सॉरी दो वैल्यूज है, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करना है। थर्ड प्रपोर्शन है दूसरी का स्क्वायर करके पहली से डिवाइड करना है। फर्स्ट प्रपोर्शन है पहली दो को गुना करके तीसरी से डिवाइड करना है। और फोर्थ प्रपोर्शन है तो दूसरी तीसरी को गुना करके पहले वाली से डिवाइड करना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ प्रपोर्शन आ जाएगा। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको बेसिकली रेशो प्रपोर्शन के बारे में पता होना चाहिए। और ये चीज हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन का आंसर रेशो में दे रखा है और पूरा क्वेश्चन रेशो में है तो आपको कभी भी रियल डाटा की जरूरत नहीं होती। जिस तरीके से अगर परसेंटेज में क्वेश्चन दे रखा और आंसर भी परसेंटेज में होता है तो वहां भी हमें रियल डाटा की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, और दूसरी बात, अगर रेशियो में आपको वैल्यू दे रखी है तो आप किसी कॉमन वैल्यू से अगर दोनों को गुना करते हो अपने हिसाब से, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आप कर सकते हो। तो वहां भी उनके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उनको किसी कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, गुना करते हो, या किसी कॉमन वैल्यू से उनको भाग करते हो, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, एक बार इसको मैं पहले से फिर दिखा देता हूँ आपको। रेशियो प्रपोर्शन में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये CND का रूल आपको पता होना चाहिए, कंपाउंडो डिविडेंडो रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और पहला ही क्वेश्चन ये रहा आपकी सामने। ठीक है, बोला गया है कि A और B के पास 2 और 1 के अनुपात में कुछ राशि है। A B को 2 रुपए दे देता है तो राशि का अनुपात 1 और 1 हो जाता है। तो शुरुआत में उनके पास कितने कितने रुपए थे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल बात है, कुछ नहीं वैल्यू दे रखी तो मुझे पता है ये 2x है और ये आपका x है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये आपका A है और ये आपका क्या है B। A के पास कितने पैसे थे, 2x थे। A के पास कितने थे, 2x थे। तो इसके पास कितने थे, आपके x थे। ठीक है, कह रहा है कि A B को 2 रुपए दे देता है, तो इसका मतलब A के पास 2 रुपए कम हो गए और इसके पास 2 रुपए ज्यादा हो गए। तो कह रहा है कि ये आपस में बराबर हो गए, 1:1 का रेशियो हो गया, बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ से 2x, इसको बराबर रख लो, 2x माइनस आपका 2 बराबर हो गया आपका x प्लस आपका 2। ये इस तरफ आगे घट गया, x बराबर आपका कितना आ गया, उस तरफ जाके जुड़ेगा, x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। कह रहा है कि उनके पास कितनी राशि थी, इसके पास 2x थी और इसके पास कितनी थी, x थी। तो x से गुना कर दो, इसके पास कितनी हो जाएगी, 4 गुना में आपका 2, 8। इसका मतलब इसके पास 8 थे तो इसके पास कितने थे, 4 थे। तो 8 और 4 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा होना चाहिए आपका, तीसरे वाला। तो थर्ड आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आपका बेसिक क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपका ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक बक्से में 180 रुपए जो कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2, 3 और 4 है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कभी भी अगर मुझे ये निकालना हो कि मेरे पास पैसे कितने, तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 5 रुपए के, अगर मैं बोलूं मेरे पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, तो आप कितने रुपए हो जाएंगे, आपके पास 50 रुपए। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इस सिक्के की फेस वैल्यू। ठीक है, क्या है इसकी फेस वैल्यू। अगर मैं उस सिक्के की फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन्स से क्या करता हूँ, गुना करता हूँ, तो मेरा क्या आ जाता है, उस पैसे के रूप में मेरे पास जितना अमाउंट है वो निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखना, फेस वैल्यू इनटू में नंबर ऑफ कॉइन्स आपका किसके बराबर होता है, अमाउंट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी से आपका ये पूरा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब देखो मेरे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ सिक्के पैसों के हैं, सिक्के आपके रुपयों के हैं, तो आप किसी एक में बदल लो, या तो सबको पैसों में बदल लो या सबको रुपए में बदल लो, उससे आसान हो जाएगा। मैं इसको सबको पैसों में बदल लेता हूं। तो मेरे पास कितने के सिक्के हो गए? मेरे पास 100 पैसे के सिक्के हो गए, मेरे पास 50 पैसे के सिक्के हो गए और मेरे पास 25 पैसे के सिक्के हो गए। ठीक है, तो इसने बोला है सिक्कों की संख्या 2, 3 और 4 के अनुपात में, मतलब इनकी संख्या आपकी 2x हो जाएगी, इनकी संख्या आपकी 3x हो जाएगी और इनकी संख्या आपकी कितनी होगी? 4x होगी। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको गिवन है। तो ये आपका रेशियो आ गया निकल के। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से क्या कर दो? गुना कर दो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि उस सिक्के के रूप में हमारे पास कितने पैसे। ठीक है, तो अगर 100 पैसे के इतने हैं तो कितने कितने पैसे हो गए? 200x हो गए। यहाँ से आपका 50 तो ये आपका 150x हो गए और वहां से मेरे पास कितने हो गए? 100x हो गए। ठीक है, इतने पैसे मेरे पास है और क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास 180 रुपए है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 180 रुपए में कितने हो जाएंगे? 180 इंटू आपका 100, 18,000 पैसे आपके पास हो गए। ठीक है, ये कितना हो गया? 200, 300 और 450, तो 450x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 18,000 आ गई। ठीक है, जीरो से जीरो को काट दो, 9 पंजे आपका 45 आ गया, 9 दूनी आपका 18, 200 आ गया, 5 चौक आपका यहाँ से 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 40 आ गई। ठीक है, x आ गया आपके पास 40। तो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं मेरे पास? 3x है, तो कितना हो जाएगा आपका? 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 40 इंटू आपका 3, 120। तो इसका मतलब हमारे पास 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं आपके? 120 है। तो हमेशा याद रखना, अगर मैं फेस वैल्यू को, ये क्या है इस सिक्के की फेस वैल्यू जो उसके ऊपर लिखा होता है, और ये क्या है उसके नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का रेशो, अगर इनको मैं गुना करता हूं तो इनको गुना करने से उस सिक्कों के रूप में जो मेरे पास अमाउंट है वो निकल कर आ जाएगा। बस यही काम आपको करना है और ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा भाई। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 117 रुपए की राशि को ए बी सी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में की जगह पे गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में आपने बांट दिया। तो बोल रहा है कि बताओ किसके हिस्से में ज्यादा राशि आई है और कितनी आई है। ठीक है, पैसे किसी रेशियो में बांटने थे, गलती से किसी रेशियो में बांट दिए। पूछ रहा है किसको फायदा हुआ है और कितने रुपए का फायदा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो ये आपका इतना है, अगर इस तरीके से वैल्यूज अगर आपको रेशियो में दे रखी होती हैं तो इनको रेशियो हटाना पड़ेगा, इनका फ्रैक्शन इनका हटाना पड़ेगा। जैसे आपका 1/2 है और ये आपका 1/3 है और ये आपका 1/4 है। अगर आप चाहते हो कि इसको नॉर्मल रेशियो में लेके आया जाए तो इसमें क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है इनका एलसीएम ले लो, 4 तिया 12 आ जाएगा, इस 12 से सबको गुना कर दो। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका वापस फ्रैक्शन में आ जाएगा। इससे भी कर दो, 2 6 आपका 12 आ जाएगा, 3 चौक आपका 12, 4 3 आपका 12, तो 6 4 3 ये आपका रेशियो आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपने एबीसी में इसमें विभाजित करने की जगह गलती से इसमें विभाजित कर दिया। तो इसका मतलब आपको जो पैसा बांटना था वो किस रेशियो में बांटना था? 6 4 और 3 के रेशियो में आपको उसको बांटना था। आपने गलती से किस में बांट दिया? 2 3 4 में आपने उसको बांट दिया। किस में बांट दिया? 2 3 और आपका 4, इसमें आपने बांट दिया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक तो तरीका क्या है कि थोड़ा बड़ा हो जाता है वो, कि हम क्या करेंगे, इस 117 को पहले 6 4 3 के रेशियो में बांटे। ठीक है, वहां से पैसे निकल कर आए, और फिर 117 को 2 3 4 के रेशियो में बांटे, फिर वहां से पैसे निकल कर आए। फिर मैं ये देखूं किसको ज्यादा मिला है किसको कम मिला है, तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। अब मेरे दिमाग में क्या आ गया कि जो पैसा यहाँ बांटा जा रहा है और जो पैसा यहाँ बांटा जा रहा है वो दोनों जगह क्या है, आपका बराबर है। वहां भी 117 रुपए है, यहाँ भी 117 रुपए है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका और इसका रेशियो का सम बराबर होना चाहिए। 6 4 10 3 13 है और 4 3 7 और 2 9 आपका कितना है? 9। तो देखो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जो पैसा यहाँ बट रहा है वही पैसा यहाँ पर बट रहा है, क्या दोनों जगह अलग अलग हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो उसको बराबर बनाना है, तो इसको बराबर बनाने के लिए इसको 13 से गुना कर दो
और इसको 9 से कर दो, ये तो बाय चांस आपका 117 ही आ गया, कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 9 से किया तो ये आपका 54, इसको आपका 36 और इसको कितना 27, 13 से किया आपका 26, 13 थी आपका 39, 13 चौके आपका 52। अब देखो ये कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ किसको फायदा हुआ है, उसको 54 मिलते थे 26 मिले, उसको 36 मिलते थे 39 मिले, इसको 27 मिलते थे इसको 52 मिले। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ है भाई, आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। इसका मतलब सी को प्रॉफिट हुआ है कितने का, 52 में से 27 को घटा दो 5 और आपका 25, इसका मतलब सी को 25 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप अपने दिमाग में ये याद रखना, रेशो में जो पैसा बांटा गया है वो बराबर है, तो रेशो का जो सम आना चाहिए वो भी बराबर आना चाहिए, क्योंकि वही पैसा वहां बांटा जा रहा, वही पैसा वहां पर बांटा जा रहा, तो ये अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया और सबसे छोटा सॉल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि पी क्यू आर और आर एस और टी यू इनका जो रेशियो है 2 और 3 का है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से दे रखा है ना कि P अपॉन में Q बराबर है आपका R अपॉन में आपका S बराबर है आपका T और अपॉन आपका U बराबर क्या है आपका 2/3, इसका मतलब क्या होता है कि इन सबका जो रेशियो है ना वो आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। इन सबका जो रेशियो है वो आपस में क्या है, बराबर है। अब इसने मुझसे पूछ लिया कि आप ये बताओ कि एम पी और प्लस आपका एन आर और प्लस आपका ओ और आपका टी डिवाइड बाय में आपसे पूछ लिया m बाई पी प्लस में आपका एन एस और प्लस में आपका ओ यू, इनका रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से रेशियो में वैल्यू आ गई पी आर टी, इनके सामने क्या है 2 है और इसके सामने क्या है आपका 3 है, आप इसको 2x और 3x भी मान सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट इनकी जो वैल्यू है आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, देखो अगर मैं p की बात करता हूं तो ऊपर आपका 2m आ गया प्लस आपका 2n आ गया और प्लस आपका 2o आ गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर q की वैल्यू क्या है 3 है, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे, गलत है आपका यहाँ पे, ये q है आपका यहाँ पे, ये q होगा आपका यहाँ पे, ठीक है q, क्योंकि इसमें सारी नीचे वाली मिलेंगी q s और आपका u, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2q हो जाएगा, सॉरी 3q हो जाएगा, ये आपका 3s हो जाएगा और ये आपका 3u हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले में सब में 2 कॉमन आ गया, नीचे वाले में सब में 3 कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बच गया आपका m प्लस n प्लस आपका o हो गया और यहाँ पर आपका q और प्लस आपका s और प्लस आपका u हो गया, कट गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 2 बाय आपका 3 आ गया, ठीक है। तो कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, अगर ऊपर नीचे वैल्यू सेम दे रखी हो, ठीक है, अगर इनको जब गुना किया गया है ना, ये दोनों वैल्यू आपकी सेम हो, ये दोनों वैल्यू आपकी सेम हो और ये दोनों वैल्यू आपकी क्या हो, सेम, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू आपकी सेम है और ऊपर नीचे इस तरीके से इनका और इनका पूछा गया है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला था, यही बात मैंने आपको बताई थी कि अगर P अपॉन R अपॉन T इसका रेशियो अगर ये है तो इसका रेशियो ये है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, तो P प्लस R और प्लस T और अपॉन में आपका Q प्लस S और इसका रेशियो भी आपका 2/3 ही होगा, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो सेम ये वही बात होती है, कैसे 2 2 4 2 6, ऊपर 6 आ गया और नीचे आपका 3 3 3, कितना आ गया आपका 12 आ गया, तो ऊपर 6 आ गया और 12 आ गया, 3 दूनी 6 हो जाता है, 3 चौक नहीं 9 आएगा नीचे, 3 3 3 दूनी 6, 3 3 आपका 9, रेशियो आपका 2 और 3 का ही आता है। तो यही कंसेप्ट आपको लगना था, अगर इनका रेशियो ये है तो इनको जोड़ के भी रेशियो आपका यही आता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है। देखो ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में बोला गया कि द फोर्थ प्रपोर्शन टू 12 21 और आपका 8, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं फोर्थ की बात करता हूं, फोर्थ प्रपोर्शन की बात करता हूं, तो ये कैसे होगा मेरे लिए, फोर्थ वाली वैल्यू नहीं है, ये आपका 12 रेशियो आपका 21 और ये रेशियो आपका 8 और ये रेशियो क्या है हमारे लिए x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 और बटे आपका 21 बराबर होगा आपका 8 बटे आपका x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करके 21 इंटू 8 हो जाएगी और नीचे आपका कितना हो जाएगा 12। तो अगर मुझे फोर्थ प्रपोर्शन निकालना होता है तो कैसे करते हैं, इसमें दूसरी और तीसरी को गुना करके पहली से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, तो डायरेक्ट आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को,
बी इंटू सी अपॉन आपका ए। अब डायरेक्ट ऐसे करना, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका 4 3 12 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ गया, 3 सत्ते आपका 21, 7 दूनी आपका 14, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 14 आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका किया जा सकता है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ भाई, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो 2 और 3 था, और 4 साल के बाद ये जो अनुपात है 5 और 7 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये रेशो में इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि 4 साल पहले इनकी एज का जो रेशो था ए और बी का, वो कितना था आपका, ये आपका ए है और ये आपका बी है, कितना था इनकी एज का रेशो, 2 और 3 का था। ठीक है भाई, ये 4 साल पहले की बात कर रहा है। अगर इनमें मैं 4 साल ऐड कर देता हूं तो मैं कहां पर पहुंच जाता हूं, प्रेजेंट एज पे पहुंच जाता हूं कि एट प्रेजेंट में इतना। ठीक है, तो मैं एट प्रेजेंट आ गया हूं। अब उसके भी 4 साल बाद, तो यहां से भी आपको 4 साल ऐड करना है। अब मैं 4 साल आगे पहुंच गया, तो कह रहा है कि मेरा रेशो 5 और 7 का हो गया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, ये आ गया आपका। ठीक है, 4 साल ऐड किए तो मैं प्रेजेंट पे आ गया, उसमें भी मैंने 4 साल ऐड किए तो मैं आज से 4 साल बाद पहुंच गया। ठीक है, अगर आप बेसिक से करोगे तो इस तरीके से लिखोगे कि पहले एज 2x थी, इसकी आपकी 3x थी, इसकी 8 साल बढ़ गई, 4 साल, इसकी भी 8 बढ़ गई, तो रेशो आपका कितने का हो गया, 5 और 7 का हो गया। तो यहां से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करता हूं तो उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बट हम रेशो पे चल रहे हैं तो रेशो से ही हम बात करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इसका कितना इंक्रीज हो गया, 2 से आपका 5, 3 बढ़ गया, 3 से 7, 4 बढ़ गया। ये कह रहा है कि दोनों का 8 बढ़ गया, तो इसका मतलब इनका जो इंक्रीज है वो भी बराबर होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं 2 से 5 आपका 3 हो गया, 3 से 7 आपका 4 हो गया, तो अलग अलग आ रहा है। तो जब भी इस तरीके से अलग अलग आ जाए तो आपको क्या करना है, इनका अंतर ले लो, कितने का है, 5 और 7, 2 का अंतर है ना, तो इस पूरी वैल्यू को 2 से गुना कर दो। इनका अंतर लो, कितने का, 1 का, तो इसको 1 से गुना कर दो। ठीक है, तो कितना बन गया, ये हो गया आपका 4 और 6 आपका, और ये हो गया आपका 2 पंजे 10 और 2 सत्ते आप, सॉरी इसमें तो बड़ा ही ना, इसमें तो नॉर्मल ही है, 1 से गुना करना है इसमें। तो ये आपका 5 और ये कितना हो गया आपका 7 हो गया। ठीक है, तो ये रेशो आपका 5 और 7 हो गया। तो यहां से क्या मिला मुझे, यहां से मुझे ये मिला कि मेरा इसमें कितना इंक्रीज हो गया, 1 इंक्रीज हो गया, तो इसमें भी आपका 1 इंक्रीज होगा। बेसिकली इनका अंतर बराबर आना चाहिए, क्योंकि दोनों में बराबर इंक्रीज हुआ है 8-8 का। तो ऐसा तो है नहीं इसका 3 इंक्रीज हो रहा था, इसका 4 हो रहा, तो अलग अलग कैसे हो सकता है, जब दोनों की एज में 8 इंक्रीज हुआ तो अलग अलग कैसे होगा, बराबर बनाना पड़ेगा। बराबर मैंने बना दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहां से बात करता हूं तो मेरे लिए इस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अगर मैं इस 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, ए और बी की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 गुना 4 32 आ जाएगी, और इस 6 से करता हूं तो 8 6 आपका 48 आ गई। ये कब की एज आ गई, ये जो एज आई है रेशो में, ये जो एज थी ये वाली ये 4 साल पहले की एज थी। हर कोई मुझसे ये पूछे एट प्रेजेंट कितने के हो, तो इनको 4 4 जोड़ दो भाई, इसको भी 4 जोड़ दो, इसको भी 4 जोड़ दो, कितनी होगी 36 हो गई, और इसकी कितनी होगी आपकी 52 हो। एट प्रेजेंट इनकी जो एज है, इनकी जो प्रेजेंट एज है ये आपकी कितनी आ जाएगी, 36 और आपकी 52 आ जाएगी। तो 36 और 52 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 36 और 52 होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। ठीक है, सिंपल है, समझ आ रहा होगा भाई। ठीक है, वैसे करोगे वैसे भी कर लेना, 2x की वैल्यू निकालनी है, 3x की वैल्यू निकालनी है, x का मान वहां से आ ही जाएगा, और 2x में 4 ऐड कर देना और 3x में भी 4 ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। दो संख्या इस प्रकार है कि एक का वर्ग 224 कम है जब दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से, यदि संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। ठीक है, मान लो कि एक संख्या आपकी क्या है, a और b है, ये संख्या आपकी 3x है और ये आपकी क्या है 4x। ठीक है, कह रहा है दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से एक संख्या, जो पहली संख्या है वो 224 कम है दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से। ठीक है भाई, यही बोला है। ठीक है, तो
such that two number are such that the square of one is to for less than 8 times the square of the other. If the number are in the ratio 3:4 then the their values are. Actually यार इसको एग्जैक्ट इन्होंने नहीं बोला है कि किसको किससे स्क्वायर करना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूं भाई, दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के 8 गुने से, ठीक है। एक काम करते हैं भाई, पहले वाले का अगर मैं स्क्वायर कर लूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 3x उसका स्क्वायर, और उसका मैं क्या कर दूं 8 गुना कर दूं, तो ये क्या है बड़ा है किससे 200, अच्छा ये उससे 224 कम है। पहली संख्या के स्क्वायर का 8 गुना दूसरी संख्या के स्क्वायर से 224 कम है, ठीक है, या फिर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4x और उसका आपका स्क्वायर हो गया, ये उससे कम है, तो इसका मतलब ये इससे ज्यादा है, तो इसमें क्या कर दो 224 ऐड कर दो, ठीक है भाई, ये इससे इतना ज्यादा है, तो ये आपका इतना हो जाएगा। वैसे भी देखो मुझे लग रहा है कि इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करके अगर मैं 8 से गुना करता हूं ना, तो ये संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए 224, तो इसको अगर मैं 224 जोड़ देता हूं तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर का 8 गुना 9 × 72 और वो 4 × 16 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन की कंडीशन क्या बोल रही है कि पहली संख्या के स्क्वायर का जो 8 गुना है वो दूसरी संख्या के स्क्वायर से कितना ज्यादा है 224 ज्यादा है, इसका मतलब ये उससे 224 कम है, तो अगर इसको 224 में दे दूं तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो बराबर कर दिया हमने। तो ये कितना आ गया आपका 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर, और ये आ गया आपका 72x का स्क्वायर, और ये इस तरफ आ जाएगा -16x का स्क्वायर, और बराबर आपका 224 आ गया, ठीक है। 12 में से 6 गया 6 आ गया, और 6 में से एक आपका 5 56x का स्क्वायर, और बराबर आपका 224 आ गया, ठीक है। x का स्क्वायर, इसको 56 से काट दो, 4 पे कट रहा है, x का स्क्वायर 4 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, ठीक है, 2 हो गया। कह रहा है कि उनका मान बताओ कितना है, तो वो संख्या कितनी आ गई 2 × 3 = 6 और 2 × 4 आपका 8, तो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 6 और 8, तो यही आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो 6 और 8 आ रहा है, क्योंकि मेरी संख्या क्या है 3x और आपकी 4x है, तो 3 गुना में आपका 2 हो गया, ये आपका 6 आ गया, और 4 गुना में आपका 2, ये आपका 8 आ गया, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 6 और 8, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं एक सही 1/2 और 2 सही 2/3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाता है तो उनका अनुपात ये हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है ये आपसे पूछा गया, ठीक है। देखिए भाई बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपको हमेशा याद रखना कि अगर दोनों में सेम वैल्यू को ऐड किया है तो इंक्रीज उनका क्या होगा सेम होगा, ठीक है। अब देखो ये इसमें आपको दे रखी है, तो 2 एकम 2 और एक आपका 3/2 हो गया, और इसको आप क्या लिख सकते हो 3 दूनी 6 और 2 आपका 8/3 लिख सकते हो। तो जब भी रेशियो में इस तरीके से वैल्यू हो तो क्या होगा कि 3/2 और इसके बटे में 8/3 होगा, ये घूम जाएगा, तो जैसे ही घूमेगा 3/2 और इंटू में आपका 3/8 हो जाएगा, तो ये आपका 9/16 हो जाएगा। तो कभी भी इस तरीके से रेशियो आपको दे रखा हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे, तो रेशियो आ गया आपका 9 और 16 का। इसका मतलब पहले जो इनका रेशियो था, मान लो कि ए है और आपका बी है, इनका रेशियो 9 और आपका क्या था 16 था, हर एक को आपने 15 बढ़ा दिया, तो इसका मतलब 15 इंक्रीज हो गया इसके अंदर। रेशियो कितना बन गया आपका, यहाँ से 3 एकम 3 और 2 5/3, और यहाँ से 2 दूनी 4 और एक आपका 5/2, और 5 से आपका 5 गिट गया, क्रॉस कर दो क्रॉस कर दो, 2 से आपका कितना हो गया 3 हो गया, 2 से आपका कितना हो गया 3 हो गया, तो ये आपका इतना आ रहा है। अब इसको मत काटो, 2 पंजे 10 3 पंजे 15, अगर मैं नहीं काटता हूं तो 10 और 15 आ रहा था, तो 9 से आपका एक 10 हो गया, और नहीं फिर भी आपकी गड़बड़ आ रही थी, ठीक है, 3 पंजे आपका 15। तो अब देखो भाई क्या करना है, फिर से वही बात आ गई रेशो की। मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी संख्या में कुछ जोड़ोगे तो क्या वो ऐसे कम हो सकती है, ऐसे कम नहीं होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और इनको बराबर करना पड़ेगा। फिर से वही कंसेप्ट, इनका डिफरेंस कितना है 7 का और इनका 1 का, तो इनको 1 से गुना करो, इनका डिफरेंस कितने का है 7 का है, तो इस पूरी वैल्यू को क्या करो 7 से गुना करो, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से इसको करता हूं तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से ये आपका 9 और ये आपका 16 आ गया, इसको जैसे ही मैंने किया 7 दूनी 14 और 7 आपका 21 आ गया, तो डिफरेंस देखो 9 और 5 14, 16 और 5 आपका 21,
5 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। ठीक है, अब इसने बोला है बड़ी संख्या बताओ कितनी है, तो बड़ी संख्या कितनी है मेरे भाई 16 है, क्योंकि जो संख्या 9 और 16 है वो अब आपकी 14 और 21 के रेशो में हो गई, तो कितना हो गया 5 की वैल्यू 15, 1 की 3, तो बड़ी संख्या कितनी है आपकी 16 है, तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये है बड़ी वैल्यू आपकी, तो कितनी हो गई आपकी 16 इंटू आपका 3 48, तो 48 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। ठीक है, यही दिया है क्वेश्चन का आंसर आपका 48। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ए और बी के पास 158 रुपए है, सी के पास ए और बी की तुलना में 101 कम है, अच्छा, और बी के पास सी से 23 अधिक है, तो ए का हिस्सा कितना है ये आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल सी बात है, कह रहा है कि ए और बी के पास 158 है, ए प्लस बी के पास जो पैसे हैं वो आपके 158 है। ठीक है, कह रहा है कि सी के पास जो है ना ए प्लस बी की तुलना में 101 कम है, तो इसका मतलब सी के पास कितने हो गए 158 में से 101 को माइनस कर दो, कितना आ रहा है आपका 8 में से 1 गया आपका 7 आ गया, और ये आपका कितना 5, तो इसके पास कितने 57 है। ठीक है, और ये कह रहा है कि बी के पास सी से 23 अधिक है, तो बी के पास कितने हैं 57 उसके पास है, ये कह रहा है मेरे पास 13 से 23 ज्यादा है, तो 7 और 3 10, इसके पास कितने हैं 80 है, 80 हो गया। तो कह रहा है ए के पास कितने, ए के पास कितने होंगे भाई, दोनों के पास 158 है, उसमें से अगर मैं बी का हिस्सा घटा दूं तो कितने आ गए आपके 78 आ गए, तो इसका मतलब ए के पास कितने 78 हैं, तो 78 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल है, कह रहा है कि ए और बी के पास 58 है, सी के पास इनसे 101 कम है, तो उनके हिस्से में से 101 कम कर दिया 57 है, बी के पास सी से 23 ज्यादा है तो उसके पास 80 है, तो दोनों ए और बी के पास 58 है, तो अगर मुझे ए का निकालना है तो दोनों में से बी को घटा दो, तो 78 आ गया, तो 78 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि यदि 378 सिक्कों के ढेर में, अब की बार देखो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ना ये वाली, ये आपको पैसे नहीं दे रखे। अब की बार ये दो क्वेश्चन बनते हैं, इनमें एक में तो आपको पैसे देगा कि आपके पास इतने पैसे हैं, और एक में आपको सिक्कों की संख्या देगा कि आपके पास इतने सिक्के हैं, ये अंतर होता है इसमें। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर मैं फेस वैल्यू को जो सिक्के पे लिखा हुआ है, अगर मैं फेस वैल्यू को गुना कर देता हूं नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या से अगर मैं गुना कर दूं तो उस सिक्के के रूप में मेरे पास जो अमाउंट है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपको सिक्कों की संख्या दे रखी है, तो यहीं से अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने की बात करूं तो कैसे निकलेगी भाई, आवाज आ रही है ना भाई, आवाज आ रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स की कैसे निकालेंगे, अगर मैं उस पैसे उस सिक्के के रूप में जो अमाउंट है उसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ उस सिक्के की फेस वैल्यू से, तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। अब की बार मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू दे रखी, तो मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल के उसको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसके पास 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी 13, 11 और 7 के अनुपात में। ठीक है, देखो ये इनके पैसे दे रखे हैं, तो अमाउंट किस रेशियो में है, अमाउंट हमारे पास जो है वो कितना है, ये अमाउंट इसका 13 है और इसका आपका 11 है और इसका कितना है आपका 7। ठीक है, ये दे रखा है मुझे, तो इसका अमाउंट मैं 11x मान लेता हूँ, इसका सॉरी 13x 11x और आपका कितना है 7x, ये अमाउंट है आपका। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सिक्कों की संख्या की बात करूं तो मेरे पास 1 रुपया है, जो मैं उस अमाउंट को अगर उसकी फेस वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो 13x को मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ 1 रुपए से। अब 50 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ 50 बटे आपका 100 मतलब 1/2 रुपए, 25 पैसे को 100 से भाग करके रुपए में कन्वर्ट कर देता हूँ 1/4। अगर इसके मैं 1/2 करूंगा और इसके मैं 1/4 करूंगा, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 13x, तो यहाँ से आ जाएगी, प्लस में 11 दूनी आपका 22x यहाँ से आ जाएगी, प्लस में 7 चौक आपका 28x आपकी यहाँ से आ जाएगी, और ये बराबर कितनी हो जाएगी आपका 378 हो जाएगी। ठीक है।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है? तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस सिक्के की जो फेस वैल्यू है ना, उससे उस सिक्के के रूप में आपके पास जितने पैसे हैं उसको आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है मेरा यहाँ पर है और इसी का यूज करके मैंने इसको निकाला है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 132 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 3400 रुपए को ए बी सी डी में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें ए और बी और सी और डी का जो अनुपात है वो आपको 2-3, 4-3 और 2-3 आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, कैसे इसको करना है देखो। यहाँ पर रेशियो किसका है, देखो ए और आपका बी, और रेशियो आपका सी और रेशियो आपका डी। पहले दे रखा है इसने ए और बी का रेशियो, तो ए और बी के नीचे लिख लो, कितना आ गया आपका 2 और रेशियो आपका 3 आ गया। फिर इसने दे रखा है बी और सी का 4 और 3, बी और सी के नीचे लिख लो 4 और आपका 3। फिर इसने दे रखा है सी और डी के नीचे, फिर सी और डी के नीचे लिख लो, ये हो जाएगा आपका 2 और आपका 3। इस तरीके से आपका हो गया। अब देखो मेरे भाई, जिसके पीछे जगह खाली होना वो खुद चला जाएगा। जिसके पीछे जगह खाली है, इसके पीछे जगह खाली है, ये खुद आ जाएगा, 3 आ गया और आपका 3 आ गया। इसके पीछे जगह खाली है, ये खुद आ गया, इसके आगे जगह खाली है, ये खुद चला गया। इसके आगे खाली है, ये आपका खुद चला गया, और आगे खाली है तो ये खुद चला जाएगा। ठीक है, मतलब जिसको जगह मिलेगी वो शिफ्ट हो जाएगा। इसके पीछे खाली थी तो तीनों में, दोनों में 3 चला गया, उसके आगे एक खाली थी 4 चला गया, उसके पीछे खाली थी 3 चला गया, इसके आगे दोनों खाली थी तो 2 चला गया। तो कितना आ गया आपका 4 दूनी 8, 8 दूनी आपका 16, 4 दूनी 8, 8 थी आपका 24, 3 तिया 9, 9 दूनी आपका 18, 3 तिया 9 थी आपका 27। तो ये क्या आ गया, ये इनको जो पैसा आपने बांटा है ना, इस रेशियो में आपने इनको पैसा बांटा है 16, 24, 18 और आपका 27। 16 और ये आपका कितना हो जाएगा 40 और 18 58, 58 और कितना हो गया आपका 27, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 85। तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू आ गई आपकी 85 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कह रहा है बी और डी के हिस्से का योग कितना है। तो बी को कितने मिले हैं 24, डी को कितने मिले हैं 27, 7 और 4 11, 51 आ गया। तो मुझे 85 की वैल्यू गिवन है और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे 51 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 85 की वैल्यू कितनी है आपकी 3400 है, तो ये किसकी वैल्यू है आपकी 85 की। तो 51 की वैल्यू कितनी होगी, 17 पंजे 85 हो गया, 17 ती आपका 51 हो गया, 5 6 का आपका 30 हो गया, 5 8 40, इतना हो गया, 0 हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 2040। तो बी और डी का जो हिस्सा है उसका जो जोड़ है वो आपका कितना आ जाएगा 2040। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। ठीक है भाई, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कभी भी अगर इस तरीके से वैल्यू दे रखी है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने बोला है कि ए और बी का हिस्सा और बी और सी का हिस्सा आपका कितना है 3 और 4 का है। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए और बी का हिस्सा और आपका सी, ए बी का हिस्सा कितना है आपका 3 और 4 का है। फिर इसने बोला है बी और सी का हिस्सा भी आपका 3 और 4 है, ये आपका इतना आ गया। इसकी जगह खाली है 4 आ गया, इसके आगे खाली है 3 चला गया, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 चौक आपका 16। ये रेशियो आ गया आपका 9 12 16 का एबीसी का। कह रहा है कि 370 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है तो ए का हिस्सा क्या है। तो ये कितना आ गया 16 और 9 25 और 12 आपका कितना 37। 37 की वैल्यू क्वेश्चन में 370 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। तो कह रहा है ए का हिस्सा बताओ। तो ए का हिस्सा तो 9 है मेरे भाई, तो 9 इंटू आप 10 कर दो, कितना आ गया आपका 90। तो 90 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और यही क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया हुआ है। तो 90 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि दो संख्याएं 17 और 45 के अनुपात में है। छोटी संख्या का 1/3वां भाग बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 15 कम है, तो छोटी संख्या क्या है। मान लेते हैं भाई एक संख्या 17x है, ये छोटी संख्या आपकी 17x है और ये संख्या आपकी कितनी है 45x है। कह रहा है कि छोटी संख्या का 1/3वां भाग मतलब 1/3, बड़ी संख्या का 1/5 भाग ये आपका इतना, उससे 15 कम है। ये जो है इससे 15 कम है, तो अगर मैं इसको 15 दे दूं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ से 5 में आपका 45 आपका 9x हो गया, तो 15 बराबर हो जाएगा आपका 9x और माइनस आपका 17x बटे आपका 3 हो गया। तो 15 की वैल्यू कितनी आ गई 3, आपका एलसीएम आ गया 27
x और माइनस आपका 17x आ गया, ठीक है। तो 15 बराबर आपका कितना आ गया 10x और बटा आपका 3 आ गया, 5 3 15 आ गया, 5 दूनी आपका 10 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 3 9, 9 बटा आपका 2, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। x की वैल्यू ये आ गई यहाँ से आपकी x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू इतनी आ गई। कह रहा है छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या आपकी कितनी है 17x, कितना हो जाएगा आपका 17 इंटू आपका 9 और बटे में आपका 2 हो गया, 153 हो गया। 153 और बटे में आपका 2, 2 6 12, 2 से 14 और एक आपका 15 और एक आपका इतना। तो इसका मतलब 76 से 1/2 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, क्योंकि छोटी संख्या आपकी 17x है, तो 17x आपका इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और कुछ भाग बचाता है। एक व्यक्ति का खर्च और बचत का अनुपात 26 और 3 है, उसकी कुछ कुल आय इतनी है, तो इसकी बचत क्या है। देखो भाई, आपको ये बात पता होगी कि जो आपकी इनकम होती है वो किससे मिलकर बनती है। इनकम, इनकम बराबर होती है या तो आप कुछ खर्च करोगे आपका एक्सपेंडिचर, या फिर आपने जो बचाया है, आपने जो सेव किया है, इसके बराबर होता है। तो इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस आपकी सेव, ठीक है। तो कह रहा है कि आपने जो खर्च किए हैं वो कितने हैं 26x, बचाए कितने हैं आपने 3x, तो इसका मतलब इनकम कितनी हो गई आपकी 29x। इसी 29x की वैल्यू क्या है आपकी, 29x की वैल्यू आपकी 7250 है। बोला इसकी बचत कितनी है, बचत कितनी है 3x है। तो 3x की वैल्यू निकालनी है, तो x की कितनी हो जाएगी आपकी 7250 और बटे आपका 29। 3x की निकालनी है तो इसको भी 3 से गुना कर दो, इसको भी 3 से गुना कर दो, ठीक है। तो इसको अगर मैं करता हूँ, तो इसको अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ, तो ये आपका 7250 आ गया, ठीक है। इसको 2 3 पे तो हम लेके नहीं जा सकते, ये आपका इतना आ गया 4 आ गया, ठीक है। 7 है ना ये आपका, हाँ ये आपका 7, ठीक है। ये आपका इतना आ गया और ये आपका इतना आ गया, फिर ये 5 पे कट गया, तो ये आपका किस पे जा रहा है 250 पे। ये 250 पे जाएगा तो 3x की वैल्यू 25 थी, आपका 75 750। तो इसका मतलब उसकी जो बचत है वो कितनी आपकी 750 है। तो 750 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी और बी और सी सब ऐसे दे रखे हैं, तो ये आपको करना है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, ए अपॉन में जो बी होगा वो किसके बराबर होगा आपका बी अपॉन सी होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी का स्क्वायर आपका किसके बराबर हो जाएगा आपका ए सी के बराबर हो गया। तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। इसने मुझसे पूछा है कि ए की पावर 4 और रेशो बी की पावर 4 आपको बताना है। तो ऊपर तो आपका ए की पावर 4 आ जाएगा, ये बी का स्क्वायर है, अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं तो बी की 4 किसके बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर और इंटू आपका सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर और इंटू सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर इंटू आपका ए का स्क्वायर, नीचे अपने पास आ गया ए का स्क्वायर और इंटू सी का स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ए का स्क्वायर और अपॉन आपका सी का स्क्वायर। तो ए की पावर 4 रेशो बी की पावर जो 4 होगा वो किसके बराबर होगा आपका ए का स्क्वायर अपॉन आपका सी का स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे जो अपॉन में हमने लिखा है, इस अपॉन का मतलब आपका रेशियो ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोला गया है कि तीन संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8 और 9 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3 और 4 है। यदि पहली और तीसरी का गुणनफल इतना है तो दूसरी क्या है। देखो भाई, ये आपकी पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या और ये आपकी तीसरी संख्या, इनका आपको रेशियो दे रखा है, ठीक है। पहली और दूसरी का जो रेशियो आपका 8 और 9 का, ये आपका 8 है और ये आपका कितना है 9 है। दूसरी और तीसरी का जो रेशियो आपका 3 और 4 का, ये 3 है और ये आपका 4। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप 3 को इस तरफ ही लेके जाओ, ऐसा जरूरी नहीं होता। एक काम हम यहाँ से क्या कर सकते हैं,
तो हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है कि ये 9 है ना, तो इसको भी 9 बना लो, क्योंकि ये वैल्यू कॉमन है। तो इसको 9 बनाने के लिए इसको भी 3 से गुना कर दो और इसको 3 से गुना कर दो, तो कितना बन गया आपका 8 और आपका 9 और आपका 12। तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकता हूँ। बेसिकली जो वैल्यू कॉमन होती है ना, उसको दोनों जगह आपको सेम बनाना होता है। सेम बना दिया, 8 9 आपका 12 आ गया। कह रहा है कि पहली और तीसरी का गुणनफल 8 और 12, ये आपका 8x हो जाएगा, ये आपका 9x और ये आपका 12x हो गया। इन दोनों का गुना कितना आ जाएगा, 12 8 96। 96x का जो आपका स्क्वायर है वो बेसिकली किसके बराबर है, क्वेश्चन में 2400 के बराबर है। 24 से कम 24 हो गया, ठीक है। 24 चौके 96 हो गया, 4 से आपका 25 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x का स्क्वायर आपका कितना आ गया, 25 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई, ठीक है। x हो गया आपका 5। कह रहा है दूसरी संख्या कितनी, अब बताओ दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 9x है। तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 9 और इंटू आपका 9। तो इसका मतलब 9x आपका कितना हो जाएगा, 45। तो 45 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। तो आपसे यही पूछा था दूसरी संख्या क्या है, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है भाई, सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। बोला गया है कि 3 संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला था, जब भी इस तरीके से वैल्यू आ गई, जैसे आपको बोल दिया 1/2, ठीक है, रेशो आपका 2/3, रेशो 3/4, तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। कितना आ जाएगा, 12। तो उस 12 से सबको गुना कर दो, इसको भी 12 से गुना कर दो, इसको भी 12 से गुना कर दो और इसको भी 12 से गुना कर दो, ठीक है। 2 छिक आपका 12, तो ये आपका 6 आ गया, ठीक है। 3 चौक आपका 12, 4 दूनी आपका 8 आ गया, ठीक है। 4 तिये 12, 3 तिये आपका 9 आ गया। तो ये आपका इतना आ गया, 6 8 और आपका 9, ठीक है। अब इसने बोला है यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 है, सबसे छोटी आपकी 3 है, तो इनका अंतर कितने का है, 3 का है। ये कह रहा है कि नहीं 36 का है, तो 3 की वैल्यू 36 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 थी आपका 36 होता है, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 12, ठीक है। बोला है संख्याएं बताओ कितनी है, कितनी हो गई आपकी, गुना 12 आपका 72 हो गई, ठीक है। 12 छिक आपका 72, 12 निम्न आपका कितना हो गया, 108 हो गया, और 12 अट्ठे आपका कितना हो गया, 96 हो गया। तो इसका मतलब 72 96 108, 72 96 108, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी हो, कुछ नहीं करना मेरे भाई, उनका एलसीएम ले लो और उनका एलसीएम लेने से आपकी जो वैल्यू आएंगी उनको यहाँ गुना कर दो, ये इनका रेशियो आ जाता है और ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो भाई अभी की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ भाई इसको शुरुआत से करिएगा। हर टॉपिक का पहली क्लास आपको जरूर करनी है, क्योंकि उसी में सारा बेसिक रहता है, उसी में सारा पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर।